गया है। ध्यान रखेंगे इस बात को, जब क्वेश्चन टेस्ट में आता है ना तो वहीं पर कंफ्यूजन इसीलिए होता है। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहां दिया गया है? 352 में। ठीक, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये तीन आधार हैं राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के लिए। जो आर्म्ड रिबेलियन है उसके पहले क्या शब्द यूज था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, आंतरिक अशांति। जिसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा चेंज कर दिया गया और उसकी जगह क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, दूसरा जो है राज्यों में आपातकाल है, इमरजेंसी इन स्टेट है। इमरजेंसी इन स्टेट दो आधारों पर लग सकती है। फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता, और दूसरा फेल्योर टू कंप्लाई इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की निर्देशों के पालन करने में असमर्थता। ठीक है, इन दो आधारों पर क्या लग सकता है? राज्यों में आपातकाल या प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी इन स्टेट वाला जो प्रोविजन है इसमें इमरजेंसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक लाइन ऐसे लिखी हुई जाएगी तो बाद में गलत करके आएंगे, है ना, फिर कहेंगे सर 11 सही हुआ, 12 सही हुआ, 13 सही हुआ। समझ गए? इस वाले में कहीं पर भी इमरजेंसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या लिखा गया है? राष्ट्र, हाँ, प्रेसिडेंट में डिक्लेयर प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। किन आधारों पर? संवैधानिक तंत्र की विफलता पर या केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने में असमर्थ होने पर, असफल होने पर। दो आधारों पर राज्यों में आपातकाल लग सकता है। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल के दो आधार हैं। क्या हैं? क्रेडिट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। साख और वित्तीय स्थायित्व पर अगर देश की खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही बना लेंगे तो आपको एक साथ ही पूरा याद रहेगा, नहीं बनाएंगे तो आपको वैसे भी याद ही होगा। चलिए अब हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। तीन ग्राउंड मैंने बताया, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये तीन चीजें होनी चाहिए। अब एक लाइन नोट करिएगा, डेंजर ऑफ वॉर और आर्म्ड रेबेलियन, danger of war or armed rebellion, even not the actual occurrence of it, even not the actual occurrence of it is enough for proclamation. यद्यपि युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह न हो रहा हो, युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह न हो रहा हो, तथापि इसके संभावित खतरे के आधार पर भी, इसके संभावित खतरे के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ध्यान क्या रखना है?
ध्यान ये रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी में नेशनल का मतलब ये जरूरी नहीं है कि पूरे देश में लगे, ठीक है ना, ये एंटायर कंट्री में लग सकती है या पार्ट ऑफ कंट्री में लग सकती है, देश के किसी भाग में भी इसको लगाया जा सकता है, पूरे देश में इसको लगाने की जरूरत हर समय नहीं है, ठीक है। और किसी स्पेसिफाइड पार्ट में लगा सकते हैं, ये वाला प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, ठीक है। पूरे देश में लगाने की जरूरत नहीं है, किसी पार्ट में लगा सकते हैं। ये कहां से आया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 44th अमेंडमेंट ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हमेशा ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट करेंगे, ठीक है। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। 38वें संविधान संशोधन ने कहा था कि नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक है। 38 अमेंडमेंट ने कहा था कि नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जो कि बाद में 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया, बाद में 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। एक लाइन नोट करिएगा, इन मिनर्वा मिल्स केस 1980, इन मिनर्वा मिल्स केस 1980 डैश करके लिखिएगा, प्रोक्लेमेशन कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, proclamation can be challenged on the grounds of malified or irrelevant facts। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावना अथवा गलत तथ्यों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, अथवा गलत तथ्यों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी लगानी है, ठीक है, तो कैबिनेट सबसे पहले एक रिटन रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। राष्ट्रपति महोदय उसकी घोषणा करेंगे। घोषणा करने के 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से इसको पास कराना होगा, ठीक है। घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसको पास कराना होगा। एक बार पास होने के बाद ये जो है 6 महीने तक लागू रहेगी, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, पहले ये जो ड्यूरेशन था पास करने का ये 2 महीने था, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाकर 1 महीना कर दिया गया कि विद इन 1 मंथ आपको दोनों हाउसेस से पास कराना है, ठीक है। अगर मान लीजिए पास कराना है लेकिन उस समय लोकसभा अस्तित्व में नहीं है, केवल राज्यसभा है, ठीक है, तो आप 1 महीने में राज्यसभा से पास करवा लीजिए और इसको लागू कर दीजिए, और जब भी नई लोकसभा बनेगी तो उसके बनने के 1 महीने के अंदर लोकसभा से भी इसको पास कराना होगा, ठीक है। लेकिन ड्यूरेशन 1 मंथ ही रहेगा। बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? ठीक है।
एक बार अप्रूव होने के बाद 6 महीने तक लागू रहेगी और 6 महीने के बाद इसको फिर से अप्रूव कराना होगा और ऐसे करके इसको अनलिमिटेड टाइम्स तक लगाया जा सकता है। यानी कि इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है, अंतिम सीमा नहीं है। आप इसको अनिश्चित काल तक के लिए लगाए रख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्रोक्लेमेशन हो गया, अप्रूवल हो गया, इमरजेंसी लग गई और बीच में लोकसभा भंग हो गई और उसने आगे का अप्रूवल नहीं दिया, ठीक है, तो ये 6 महीने तक लागू रहेगी इमरजेंसी। उसके बाद राज्यसभा से पास करा दी जाएगी, लोकसभा की जरूरत नहीं है। फिर जब लोकसभा का गठन होगा तो फिर उसके 1 महीने के अंदर उसे अप्रूव करा देना होगा, फिर वो 6 महीने तक लागू रहेगी। समझ गए ना? तो कोई भी केस आपको देते हैं तो उस हर केस के लिए आपके पास जवाब होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा से ये राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस प्रकार के बहुमत से पारित होगा? सिंपल मेजोरिटी से कि स्पेशल मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी से सभी लोग, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब? हम्म, हाँ, वही जो स्पेशल मेजोरिटी हमने आपको समझा रखी है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 जो कि टोटल स्ट्रेंथ के आधे से अधिक होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये भी है। तो स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास कराना होगा दोनों हाउसेस से, सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होगा। ठीक है, और ये स्पेशल मेजोरिटी से पास कराया जाएगा, ये प्रोविजन किया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब इस आपातकाल को हटाएंगे कैसे, बताइए। कैसे हटाएंगे, बोलिए भाई। सेम प्रक्रिया होगी। कैसे? ठीक है, गुड, बैठिए। तो पहला पॉइंट नोट करिए, बाय प्रेसिडेंट, रिवोकेशन लिखिएगा, रिवोकेशन समापन, बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। राष्ट्रपति बिना संसदीय सहमति के उद्घोषणा द्वारा, उद्घोषणा द्वारा इसे समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, if the Lok Sabha passes a resolution disapproving the emergency, then the president must revoke it.
देन द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक इट, ब्रैकेट में लिखिएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट। यदि लोकसभा इसके समापन का प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति आपातकाल को अवश्य हटाएंगे, ब्रैकेट में 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया को समझिए। एक तरीका तो यह है कि कैबिनेट, राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करते, ये बात तो क्लियर है, तो कैबिनेट उनको समझाए कि भाई आप वापस ले लीजिए, मतलब इन राइटिंग दे दे और वो वापस ले ले। दूसरा तरीका यह है कि लोकसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे। ध्यान क्या रखना है, लगाने के समय लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जरूरत थी, हटाने के समय राज्यसभा से इसका कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, तो लोकसभा के 1/10 सदस्य, ठीक है, एक प्रस्ताव देंगे, एक प्रपोजल देंगे, किसको, या तो लोकसभा के स्पीकर को या प्रेसिडेंट, ठीक है, किसी को भी दे सकते। ठीक, इस प्रस्ताव के प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर, 14 डेज के अंदर लोकसभा का सेशन बुलाया जाएगा और उस लोकसभा के सेशन में सिंपल मेजॉरिटी से इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्रस्ताव पास होगा, राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की समापन की घोषणा करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं, समझ में आ गए दोनों बातें या नहीं समझ में? ठीक है, नंबर याद रखेंगे, 1/10 अप्लाई करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, केवल लोकसभा में होगा। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति दोनों में से किसी एक को प्रस्ताव देंगे और उस प्रस्ताव के प्राप्त होने के 14 दिन के अंदर आपको लोकसभा का सत्र बुलाना होगा। क्लियर हो गया सबको? अब हेडिंग डालिएगा इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। ठीक है, प्रभाव को हम अलग अलग सेगमेंट पे देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पे क्या फर्क पड़ेगा, कार्यपालिका पे क्या फर्क पड़ेगा, तो लिखिएगा सेंटर कैन execute directions, center can execute directions to the state regarding any matter। केंद्र किसी भी मामले में राज्य को कार्यकारी आदेश दे सकता है। State governments are not suspended. State governments are not suspended, but brought under the complete control of central government. But brought under the complete control of central government. राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती, यद्यपि वे केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा लेजिस्लेटिव, विधायी। विधायिका पर क्या असर पड़ेगा? पॉइंट नंबर 1, Parliament empowered to make laws on any subject. Parliament empowered to make laws on any subject of state list. संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
States can also make their laws, but it can be overridden by parliament. It can be overridden by parliament. राज्य भी अपने कानून बना सकते हैं, परंतु इन कानूनों को संसद द्वारा खारिज किया जा सकता है। Point number next. It will suspend the distribution of legislative powers between union and state. It will suspend distribution of legislative powers between union and state. केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे को निलंबित कर देगा। ठीक है, संसद राज्य के लिए जो भी कानून बनाएगी वे आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक लागू रहेंगे। Laws made by Parliament should be implemented up to 6 months after revocation of emergency. Next, President can issue ordinance for state if Parliament is not in session. यदि संसद सत्र में ना हो तो राज्य के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल रिलेशन में क्या है? वित्तीय मामलों में क्या राष्ट्रीय आपातकाल। President can modify the constitutional distribution of revenues. President can modify constitutional distribution of revenues between center and states. केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय विवरण के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों को राष्ट्रपति परिवर्तित कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल। परिवर्तित कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा संसदीय सहमति के बाद। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोविजन है जो कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करता है। ये कह रहा है कि हम 40% राजस्व स्टेट को दें। अब इसमें वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो 30%, 20% कुछ भी कर सकते हैं। ये चेंज करना है तो ये जो है संसद से पास करना पड़ेगा, अपने मन से नहीं कर सकते। जब भी हम कह रहे हैं राष्ट्रपति, इसका मतलब मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि नेशनल इमरजेंसी अगर खत्म हो गई तो कोई भी कानून तब तक लागू रहेगा जैसे हमारा है 6 महीने।
लेकिन अगर फाइनेंशियल प्रोविजंस में कोई एडिशन हुआ है, फाइनेंशियल प्रोविजंस में कुछ चेंज हुआ, वो कब तक लागू रहेगा? तो वो तब तक लागू रहेगा जब तक वित्त वर्ष चलता है, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगले फाइनेंशियल ईयर से अगले प्रोविजंस। ठीक है, इसकी लिमिट क्या है? फाइनेंशियल, ध्यान रखेंगे। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मैं बोल रहा हूँ बार बार, है ना? तो टेक्निकली यही टर्म यूज किया जाता है, लेकिन कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल और केवल 352 में इमरजेंसी लगाने के लिए किया, इसके सिवा कहीं और भी कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो आप सिंपली इसको याद भी रखिएगा कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहाँ किया। ठीक, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जो कैबिनेट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मिनिएचर ही तो है ना? तो अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल की सलाह से लगाए या मंत्री परिषद की सलाह से लगाए, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से लगाए, तो अब आप सोचिए कि आप मोदी जी 5 लोगों से सहमति करें या पूरे मंत्रिमंडल से सहमति करें, क्या इसमें कोई क्लैश हो सकता है? मोदी जी को मनमोहन जी की बात कर लीजिए, कोई भी हो, नहीं होगा ना, क्योंकि मंत्रिमंडल हो या मंत्री परिषद हो, बात तो वही कहेगी। जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर और सरकार ने डिसाइड किया वही तो माना जाएगा। ठीक है, तो ये कभी क्लैश जैसे कोई स्थिति आएगी नहीं। मान लीजिए कोई मंत्री विरोध भी कर रहा है तो उसको मंत्रिमंडल से हटा देंगे। नहीं, कैबिनेट के एडवाइस से लेंगे। हाँ, देखिए, इमरजेंसी का मतलब होता क्या है, पहले तो ये बताइए, क्या समझते हैं आप इमरजेंसी से? ऐसी स्थिति जो बहुत ही असामान्य है, उसी को तो इमरजेंसी कहते हैं। तो आप सोचिए कि अगर बहुत असामान्य स्थिति आ गई है तो 12-15 लोगों से कंसल्टेशन अच्छा है करना आसान है कि 150 लोगों से कंसल्टेशन करना आसान है ना? कोई मंत्री होगा जो केरला में होगा, कोई तमिलनाडु में होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट होगा, सबको बुला के मीटिंग करना आसान है नहीं ना? तो हम क्या कर रहे हैं, 12-15 लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, 12-15 लोग जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना? तो इमरजेंसी सिचुएशन है ना, हमको जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में तो सब आता है, क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं? देखिए, किचन कैबिनेट की अवधारणा जो है वो इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है, उसके पहले ऐसा कोई टर्म नहीं किया जाता था। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कभी हुआ, ये केवल पत्रकारों की भाषा है और पत्रकार आकांक्षी कैसे, ठीक है, इसलिए हमें इसमें चर्चा ना करना अच्छा है। किचन कैबिनेट का मतलब 2-3 मिनिस्टर, ठीक है, जो बहुत क्लोज है, जैसे मोदी जी को कुछ करना है तो अमित शाह से बात खत्म हो गई, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा, वही कैबिनेट बोलेगा, वही राष्ट्रपति बोलेंगे, और थोड़ा जुगाड़ ज्यादा होगा तो चीफ जस्टिस भी वही खत्म हो गया। ठीक है, होता है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि वर्तमान वाले चीफ जस्टिस है कैसे। अभी गेम चल रहा है, ठीक है, ये गेम थोड़े दिन में क्लियर हो, ध्यान रखें। तो अभी देखिए, ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि हमारा और आपका रिलेशन, तो मान लीजिए कि हम आपसे आप एक इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहे हैं, हम एक इंस्टीट्यूशन, तो शुरुआत में पावर स्ट्रगल होता है, ये देखा जाता है कि कौन किसको कितना दबा सकता है। ठीक है ना? तो अभी जो भी आप देख रहे हो ना, लगातार मंत्री बोल रहे हैं कोलेजियम के बारे में, इसके बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, डिले के बारे में, उधर से जुडिशरी इसी का उल्टा बोल रही है।
अभी ये पावर स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। थोड़े दिन में ये सॉल्व होगा और ये समझ में आ जाएगा कि किसको किसकी माननी है, ठीक। अंत में जीत तो मोदी की। अगला चुनाव का तो हरवा दे तो बात है, वो आप करेंगे नहीं। इलेक्शन अभी नहीं, तो न्याय तुम बच्चे से रेगुलर पढ़ाते अभी नहीं मिलता, बार बार नंबर भी ला रहा है तभी नहीं मिलता, आप तो दे देना चाहिए कि अपने और टेबलेट पता 12 नंबर ला रहे हैं 13 नंबर ला रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है इस सिस्टम। 6 महीने 7 महीने 10 महीने में एक टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद जो बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग असेट है उसको आप बाहर करना चाहिए, उसको बैड डेट में डाल देना चाहिए, ये डूबा हुआ पैसा, क्योंकि कोई इवैल्यूएशन ही नहीं है, कोई जो जब से प्रारंभ हुआ तभी से पढ़े जा रहा है, जानता है अब बोलते हैं कि जन्म से जुड़े हुए उसकी मृत्यु तक जुड़े रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। अगर बच्चा प्रोडक्टिव नहीं है तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, वो असेट नहीं। घबराइए नहीं, इसीलिए मुझे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, जो मुझ को राशि देगा साथ में उसको बना, तो इसकी कोई टेंशन मत लीजिए, ऐसा होगा नहीं। और तो चुनावी वर्ष आ रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। 24 में चुनाव है तो बिल्कुल आपको सराखों में बिठा कर तैयारी करवाइए। चलिए, तो फाइनेंशियल समझ गए। अब डालिएगा इफेक्ट ऑन लोकसभा। इफेक्ट ऑन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और राज्य विधानसभा पर प्रभाव। ठीक है, the term of Lok Sabha can be extended for 1 year at a time, for 1 year at a time by a law of parliament, संसद के अधिनियम के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक बार में 1 वर्ष के लिए मतलब क्या हुआ कि 1 साल पूरा होने लगा, फिर से कानून बनाइए और फिर 1 साल के लिए बढ़ाइए, तो एक बार में 1 साल के लिए आप बढ़ा सकते हैं लोकसभा का कार्यकाल। आगे लिखिएगा, पार्लियामेंट कैन ऑल्सो एक्सटेंड tenure of state legislative assembly, tenure of state legislative assembly for 1 year advance. संसद राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल 2023 से 24 के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, और 2024 अक्टूबर तक के लिए, अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। नेशनल इमरजेंसी लगी थी जो जनवरी 2024 में खत्म हो गई, तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद जो बढ़ा हुआ टेन्योर है वो कितने समय तक है? क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन। भाई कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हमने 1 साल के लिए बढ़ाया तो जब साल खत्म होगा तभी इमरजेंसी खत्म होगी, ऐसा तो नहीं है।
इमरजेंसी तो कभी भी खत्म हो सकती है। मान लीजिए ना आपने 12 महीने के लिए बढ़ा दिया लोकसभा का कार्यकाल और इमरजेंसी 2 महीने के बाद ही खत्म हो गई, तो अब कितने दिन तक ये बढ़ा हुआ कार्यकाल लागू है? 6 महीने। ठीक है, अधिकतम 6 महीने तक बढ़ा हुआ कार्यकाल लागू रहेगा जब आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाएगी तब। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आगे समझाएंगे। अब अटेंड करिएगा इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। देखिएगा आर्टिकल 358, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार निलंबित होंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑटोमेटिकली, मतलब स्वतः। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी 368 भी लागू हो जाएगा और आपको 19 के अंतर्गत मिले हुए 6 फंडामेंटल राइट निलंबित होंगे। ठीक है, तो अगर आपको हम इसको दूसरे तरीके से पूछे इसी प्रश्न को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नेशनल इमरजेंसी लागू होते ही क्या ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा? है ना, क्योंकि 19 की 6 स्वतंत्रताओं में है, तब आपको याद रहेगी ना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा इसी में आगे लिखिएगा राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड only when national emergency is declared, only when national emergency is declared on grounds of war and external aggression, war or external aggression, not on grounds of armed rebellion, not on grounds of armed rebellion। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की दशा में, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की दशा में स्वतः होंगे, न कि सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में। ब्रैकेट में लिखिएगा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन। With the end of emergency, Article 19 automatically revived और आपातकाल समाप्त होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः लागू हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिएगा आर्टिकल 359, आर्टिकल 359, the president can suspend
any other fundamental right, any other fundamental right except Article 20 and 21, except Article 20 and 21, through separate declaration, राष्ट्रपति घोषणा द्वारा अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकेंगे। Even President can suspend the right to move the court, यहां तक कि राष्ट्रपति अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को भी निलंबित कर सके, न्यायालय जाने के अधिकार को भी निलंबित कर सके। ठीक है, यहां तक कि कोई भी कानून जो इमरजेंसी को लेकर बनाया है उसके लिए आप जुडिशरी के शरण में नहीं जा सकते हैं। पहली चीज, इमरजेंसी के दौरान जो कानून बनाए गए हैं इमरजेंसी को लेकर, इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी उनको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तीन बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 1962, 1971 और 1975। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार। क्लियर हो गया? अब जाइए प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। 32 राइट टू मूव कोड कहां मिलता है? कोई भी 20 को छोड़कर और 19 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर कोई भी अधिकार राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है। 19 वाला अलग 20 का मतलब है, 20 21 से सब कुछ ये सारे फंडामेंटल राइट की घोषणा करेंगे सस्पेंशन की, वो 359। ठीक है, 358 ये कह रहा है कि आपका 19 सस्पेंड। ठीक, आगे बढ़े। राज्यों में बात का लगा दिया है। ठीक है, 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये कहा गया था कि 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। क्लियर है? देखिए, दो संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट है, 42वां और 44वां। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन लेकर के कभी ये जो आपके नरेंद्र मोदी है ना, इसके लिए लंबा बच्चों संविधान की ऐसी कैसी करने वाली वही। ठीक है, उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया और जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दिए,
यानी कि संविधान के हर भाग में छेड़छाड़ करी और पूरी पावर अपने पास केंद्रित करी। ना जुडिशरी को दिया, ना लेजिस्लेचर को दिया, ना प्रेसिडेंट को दिया। जितनी भी पावर थी वो सब अपने पास लाने के लिए वो 42 में मेहनत करती। ठीक है, जब वो हटी तो जनता सरकार ने मुरारजी देसाई वाली उसने उन एरर्स को करेक्ट किया। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप 42वां पढ़ेंगे तो आपको 44वां पढ़ना। मोदी जी कम से कम उतने एग्रेसिव है क्योंकि जमाना भी बदल गया। पहले आपको पता ही नहीं चलता था कि दुनिया में क्या चल रहा है। हालांकि आपको आज भी पता नहीं चलता है दुनिया में क्या चल रहा है क्योंकि आपकी दुनिया ही अलग है। लेकिन पहले तो बिल्कुल पता नहीं चलता, जो जानना चाहते थे उनको भी नहीं पता। अभी आप सरकार कुछ भी बोलती है, कुछ भी होता है तो दिन भर मीडिया में चलता है ना। कल तो पूरे दिन अतीक अहमद को लेकर के चलते हैं। हद पागल लोग है ना। मतलब ये दिखा रहा है क्या मेंटल लेवल है यहाँ। ये देखो गाड़ी किधर से आ रही, बैठ के देख रहे पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इसे मतलब है। वो गाड़ी किधर से लेके आ रहा है, कहाँ उतर रहा है, कहाँ पानी पी रहा है, कहाँ नहा रहा है, सब देख रहे हैं खाली बैठ। मतलब इसको कहेंगे दीवानी, अपन मानसिक दीवानी। हमारे लिए यही है। चलिए आगे बढ़ते भाई। राज्यों में आपातकाल है, देखिए आर्टिकल 355 अनुच्छेद 355। मैंने आपको 356 और 365 बता रखा है। 355 लिखिएगा आप। सेंटर हैज अ ड्यूटी टू एंश्योर, सेंटर हैज अ ड्यूटी टू एंश्योर that the government of every state runs under provisions of constitution. केंद्र का यह उत्तरदायित्व है या कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकारें संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्य कर रही हो या चल रही हो। ठीक है, इसके बाद 356 क्या कहता है कि अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हुई है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा। ठीक है, अब ये संवैधानिक तंत्र की विफलता होती क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसका क्या मतलब? फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और राइट्स कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है ना। conflict between central state तो आपका पहला सुरक्षा में खतरा होगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगी। कॉन्फ्लिक्ट को आप फेलियर मान सकते हैं। जैसे हमारे और आपके बीच में कोई विवाद होता है तो क्या मान लो कि क्लास खराब हो नहीं, दाल अच्छे हैं, सुना है कि नहीं, क्या कहता है ना, दाल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे। विवाद होना स्वस्थ प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है ना, अगर विवाद नहीं है तो इसका मतलब यह है कि प्रक्रिया स्वस्थ नहीं। ठीक,
कोई भी दो सिस्टम हो, कोई भी दो प्रणाली हो, कोई भी दो इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी दो व्यक्ति हो, कोई भी परिवार हो, बिना विवाद के नहीं हो सकता। जिस दिन आप ये बोल रहे हैं कि मोदी चोर और आपको जेल में डाल दिया जाए, तो ये गलत है। ठीक है ना? आप जेल में नहीं डालना चाहिए। विवादों से बचने का तरीका है विवादों को हल करना, ना कि विवादों से बचने का तरीका है सामने वाले को पकड़ के जेल में। समझ रहे हैं ना? लोकतंत्र के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है विवाद। विवाद क्यों होता? क्यों होता है विवाद? जब भी दो लोग अलग अलग सोच रहे होंगे तभी तो विवाद होगा। दो अलग आइडिया है, दो अलग कॉन्सेप्ट है। एक कह रहा है किसानों और गरीबों की सरकार होनी चाहिए, एक कह रहा है दलितों की सरकार होनी चाहिए, एक कह रहा है ओबीसी की सरकार होनी चाहिए, एक कह रहा है देश की रक्षा करने वालों की सरकार होनी चाहिए, एक कह रहा है हम हिंदू राष्ट्र हैं और रहेंगे। ये सारे आइडियाज ही तो हैं। आप किसी एक आइडिया को अब्रप्टली मना कैसे कर सकते? नहीं कर सकते ना भाई। वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है, उनकी सोच है, वो उनकी सोच है। एक कहता है कि नहीं, ये आइडिया ऑफ इंडिया ही नहीं है। जब आप ऐसे बात कर रहे हो कि हिंदू है कि मुसलमान है कि दलित है कि महिला है, दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ इंडिया। ये भारत का विचार ही नहीं है ऐसा। तो ये वाले विचार वाले लोग भी आइडिया ऑफ इंडिया समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़नी पड़ेगी जवाहरलाल नेहरू, है ना? जब आप नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया है क्या वास्तव में। तो आपका आइडिया ऑफ इंडिया तो ये है कि हम हिंदू थे, हिंदू है, हिंदू रहेंगे। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया अलग है, किसी तीसरे का आइडिया ऑफ इंडिया अलग हो सकता है, किसी चौथे का आइडिया ऑफ इंडिया ये भी हो सकता है कि भारत के टुकड़े होंगे। इट इज ऑल्सो एन आइडिया ऑफ इंडिया। नहीं, नहीं है। क्या आप सम्मान करते हैं इस बात का? कहते हैं कि नहीं करते? नहीं, नहीं। एक तो ना आप काफी कट्टरपंथी टीचरों से ज्यादा पढ़ते हैं, इस वजह से आप लोग काफी कट्टरपंथी हो गए। जब आप एथिक्स, अच्छा एथिक्स वाले सर के साथ आप लोग फोटो भी खिंचवा चुके, आज वीडियो में चला जिससे चाहे कैसे बात करें। एथिक्स वाले सर के साथ बढ़िया फोटो भी खिंचवा चुके, आपको मैंने देखा है। आप नहीं, आप आती ही कहाँ है दीदी? ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपके दर्शन मिल रहे हैं। तो बाकी टीचर तो बेचारे उनकी आत्मा तृप्त रहेगी, पता चला भूत भूत बन के टहलेगी। तो आप ये मत कहिए, बाकी लोगों ने भाई मैंने फोटो देखी, मैंने देखी है भाई। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ मैंने देखी, मैंने फोटो भी देखी थी और सर बड़े स्मार्ट लग रहे थे, ये भी देखा है। तो एथिक्स में एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, टॉलरेंस। हिंदी में क्या कहते हैं? सहिष्णुता। कौन बताएगा टॉलरेंस का मतलब? ये सब लोग फोटो फाड़ के फेंक देते हैं। वो तो मोबाइल के एक
जानने वाला दूसरा डाला। हाँ, दूसरा आगे ना करे, अपना मुंह हटा दे। रिएक्ट नहीं करे तो मतलब क्या है? हमने आपको मारा, आप कोई रिएक्ट करेगा, दूसरा मारे, हम भी रिएक्ट नहीं करेंगे, मारेगा कि बात ही देख भाई, आप वहां से हट जाओ, या तो दूसरा गाल आगे, वही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन पलट के मार दो। जब आप कोई रिएक्ट नहीं करोगे तो छूटे जाओगे, आदमी को और गुस्सा आएगा कि रिएक्ट करके कर रहा है। अगर आपको कोई डांट रहा, आप कोई रिएक्ट नहीं तो वो थोड़ा और डांटे, क्योंकि वो झल्ला जाएगा, इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है ना। गांधी जी तो दूसरी बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो एक तो मारा तो दूसरा कराएंगे, भाई पहली बात लगाए, ठीक है। ठीक, और कौन है फोटो दिखा रहे हैं? एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्टेंस हो गया, दैट इज नॉट टॉलरेंस। सुना है तो नहीं है, सुना है। एक बहुत अच्छी कोटेशन है, कोटेशन किसकी है ये हमें पता है, कोटेशन है, कोटेशन ये कहती है, आई मे बी डिसएग्री विद यू बट आई विल प्रोटेक्ट योर व्यूज अंटिल माय डेथ एंड आई विल रिस्पेक्ट। मैं आपके विचार से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं आपके विचार का सम्मान अपने जीवन भर करूंगा और उसका संरक्षण भी करूंगा। सहमति नहीं है, मैं जो कह रहा हूं आपको क्या सहमति नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी एक पक्ष है, हम ये मानेंगे और इसका सम्मान भी करेंगे, ये है टॉलरेंस, ठीक है ना। तो कहते हैं ना बहुत टॉलरेट कर रहे हैं, तो टॉलरेट करने का मतलब ये है कि हम आपकी बात को सही मान लेते, हम आपकी बात को सही नहीं मानते, हम आपसे एग्री नहीं कर, हम नहीं मानते कि भारत हिंदू राष्ट्र, लेकिन ये आपका व्यू है और हम इसका सम्मान करते हैं। हम अपनी विचारधारा को आपके ऊपर थोपने का प्रयास नहीं करेंगे, ना ही आपकी विचारधारा को मानेंगे। बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं सहिष्णुता। किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए जो कोर एलिमेंट है वो है टॉलरेंस। और भारत की विविधता इसीलिए बनी रही है, भारत एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर सदियों से बना रहा और खत्म नहीं हुआ, इसका एकमात्र रीजन था टॉलरेंस। जो भी आए, जैसा भी आए, हम सबको टॉलरेट करें। हम हिंदू थे, सिख आए, जैन आए, बौद्ध आए, मुस्लिम आए, अफगान आए, तुर्की आए, कौनों आए, जो आया हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना। हम उसकी लैंग्वेज भी सीख गए, ठीक है कि नहीं, हम उनके खाने पीने रहने को भी सीख गए, हम अब ईद भी मना लेते हैं, दिवाली भी मना लेते हैं और कहते हैं चलो ठीक है भैया देखो पैसा आया, सेवई दे देना, बाकी किस्मत देते है कि दैट इज टॉलरेंस। नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट, दैट इज द आइडिया ऑफ इंडिया। तो जब आप टॉलरेट करना बंद करते हैं तभी आती है समाज में लड़ाई झगड़ा, अरे पहले बताना चाहिए, हम तो कुछ और ही बोल रहे, ठीक है। तो इसलिए जो डिसएग्रीमेंट है दैट इज नॉट बैड थिंग, ठीक है ना, उसको हमेशा आप रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति शासन के लिए पहली चीज है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए,
दूसरा, जो सरकार निर्देश दे, डायरेक्टिव दे, इंस्ट्रक्शन दे, ये टर्म याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन कहा गया है, निर्देश दे केंद्र सरकार राज्य सरकार को, और राज्य सरकार उस निर्देश को पालन ना करे या पालन करने में असमर्थता व्यक्त कर दे, तो ये भी ग्राउंड बनता है किस लिए? इमरजेंसी लगाने के लिए या प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। ठीक है, अब इसका अप्रूवल कैसे होगा? प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन के 2 महीने के अंदर, देखिए पहले इसमें भी 2 महीने था, बाद में 1 महीने कर दिया गया, लेकिन इसमें 2 महीने ही रहने दिया गया। 2 महीने के अंदर संसद के दोनों हाउसेस से इसको पास कराना होगा। नोट कर लीजिएगा। कौन बोला? हाँ, विवाद सही होता है तो इमरजेंसी क्यों लगा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आप? देखिए, विवाद सही होता है इस बात पे तो कभी डाउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन विवाद का समाधान भी तो होना चाहिए। ठीक है, और विवाद का समाधान कैसे होता है? कैसे कर सकते हैं हम विवाद का समाधान? मान लो हमारी तुम्हारी लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई कैसे खत्म होगी? बताओ। नहीं, लड़ाई वाली बातें अच्छी समझती है ना, इसलिए समझ में बात ज्यादा। बोलो, हमारी तुम्हारी लड़ाई कैसे खत्म होगी अगर मान लो लड़ाई हो जाए तो? वैसे तो हमारी हिम्मत ही नहीं है लड़ाई करने की। समझौता जो भाई साहब कह रहे हैं, ठीक है। देखिए, लड़ाई कोई भी हो, विवाद कोई भी हो, ठीक है, हर विवाद को हल करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक, पहला तरीका होता है डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब हमारी इनकी लड़ाई हुई, हम पावर पर, हम चुप बैठो, तो अब ये चुप होना पड़ेगा क्योंकि भाई क्लास को कोई रन कर रहा है, तो ये हुआ डोमिनेंस। हम हड़का दिए, हम मार दिए, तो केंद्र और राज्य के संबंध में केंद्र डोमिनेट करेगा कि नहीं करेगा? आसान तरीका, सबसे आसान और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला तरीका किसी भी विवाद को हल करने का क्या है? डोमिनेंस। बात समझ में आई? आपके घर में भी जब आप ज्यादा 3-5 करते हैं तो क्या होता है? पापा क्या कहते हैं? निकल, पीट देंगे। ये डोमिनेंस है, मतलब वो आपकी विरोधी विचारधारा सुनना ही नहीं चाहते। वो कह रहे मामा क्या जाना आपको? नहीं, हमको नहीं जाना है। फिर क्या होगा? तुरंत रेडी हो जाओ। हो गया ना डोमिनेंस। दूसरा तरीका होता है कॉम्प्रोमाइज, जो आप लोग कह रहे हैं कि थोड़ी बात हमारी मान लो, थोड़ी बात हम तुम्हारी मान लें। मामा के यहां चलते हैं लेकिन आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। ये होता है क्या? कॉम्प्रोमाइज। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है इंटीग्रेशन। हम अपनी प्रॉब्लम आपको बताएं, आप अपनी प्रॉब्लम हमको बताएं, फिर हम दोनों लोग मिलकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें 1 बाय 1। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए पापा ने कहा मामा क्या जाना है, आप कह रहे हो नहीं जाना है, तो वो बताएं कि क्यों जाना है और आप बताएं कि क्यों नहीं जाना है। फिर दोनों लोग मिलकर के बात करें कि इन दोनों में से क्या बेहतर रास्ता हो सकता है। ये 3 तरीके होते हैं। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के संबंध में नॉर्मली केंद्र पावर अपनी दिखाना चाहता है कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हो तो हम डोमिनेट करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो डोमिनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है और इसी वजह से वो लगा देते हैं इमरजेंसी। अगर आप देखें, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। इमरजेंसी लगती कब है? हाँ, जैसे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये टर्म समझा रहे थे, फिर मिस हो गया, कुछ और बताने लगे। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही इसका कोई मीनिंग इंटरप्रेट किया गया। आसान भाषा में कहें तो संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब यह है कि संविधान में जो प्रोविजंस दिए हैं वो लागू ना हो रहे हो, है ना? लेकिन अब ये डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर यूपी में दंगा हुआ है तो क्या मोदी जी इमरजेंसी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। बंगाल में होगा तो नहीं होगा दंगा, तो दंगा करवा के लगवाएंगे। समझ रहे ना? तो वही चीज एक स्टेट में ग्राउंड बनेगी, दूसरे स्टेट में ग्राउंड नहीं बनेगी। ऐसा क्यों होगा? सेम पार्टी की गवर्नमेंट है तो कोई ग्राउंड नहीं।
समझ में आ गया ना? तो प्रैक्टिकली हमेशा विपक्ष की सरकारें ही संवैधानिक तंत्र पर विफल होती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा बार भारत में इसका बहुत ही खराब इतिहास रहा है, सरकारें सीधे सीधे बर्खास्त कर दी जाती थी आफ्टर इलेक्शन। जनता पार्टी की सरकार ने और इंदिरा गांधी की सरकार ने एक साथ सबको बर्खास्त कर दिया, ठीक है ना। विपक्षी दलों की राज्यों की सरकारों को इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। तो इसलिए ऐसा किया जाता रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गई बात। तो अब इसको क्या करना है भाई? पहली चीज प्रोसेस बता रहे थे कि जब भी कभी इमरजेंसी लगेगी, ठीक है, ये वाला, तो 2 महीने के अंदर आपको अप्रूवल लेना होगा। अप्रूवल के समय मान लीजिए लोकसभा सेशन में नहीं है, सॉरी लोकसभा भंग हो गई है, तो लोकसभा के रीअजम्पशन के 30 डेज के अंदर आपको अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। मतलब नई लोकसभा बनी उसके 30 दिन के अंदर आपको लोकसभा से भी अप्रूवल लेना होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लग गई इमरजेंसी, लगने के बाद ये चालू रहेगी कब तक? 6 मंथ तक, ठीक है। 6 मंथ के बाद इसको फिर से पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसके बाद ये फिर 6 मंथ तक लागू रहेगी, ठीक। 6 महीने प्लस 6 महीने 1 साल हो गया। अब 1 साल के बाद अगर इसको कंटिन्यू करना है तो आपको इलेक्शन कमीशन से एक रिटन रिकमेंडेशन लेनी होगी कि वहां पर इलेक्शन करवाना संभव नहीं है। आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से आपको रिटन रिकमेंडेशन लेनी होगी कि चुनाव करवाना संभव नहीं है। और जब इलेक्शन कमीशन ये रिपोर्ट दे देगा तो फिर से पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा और ये 6 महीने तक लागू रहेगी, ठीक। इसके बाद 6 महीने बीतेंगे तो फिर से 6 महीने बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेंगे और 6 महीने तक लागू रहेगी। क्लियर? अब हो गए 1 साल। फिर तो फिर से जब 1 साल पूरा हुआ तो फिर से इलेक्शन कमीशन से रिटन रिकमेंडेशन लेनी होगी कि इलेक्शन संभव नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ये फिर से 6 महीने तक लागू रहेगा। फिर से पार्लियामेंट जाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बाद इसको फिर से 6 मंथ तक लागू किया जा सकता है। फिर 6 महीना कितना हो गया? 1 साल। अब तीसरा साल आ गया, ठीक। तो ऑन द 3rd ईयर ये इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जो राज्यों में आपातकाल है वो मैक्सिमम उसका ड्यूरेशन क्या हो सकता है? 3 साल, ठीक। लेकिन 6-6 महीने पे अप्रूवल लेना होगा और हर 1 साल पर इलेक्शन कमीशन से रिटन रिकमेंडेशन लेनी होगी, तभी ये कंटिन्यू होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? बात सबको क्लियर है? एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 1 साल के बाद इलेक्शन कमीशन से रिकमेंडेशन लेना होगा कि इलेक्शन नहीं करवा सकते, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। राज्यों में आपातकाल समाप्त कैसे होगा? राष्ट्रीय आपातकाल तो आप लोग बहुत समाप्त किए हुए हैं, राज्य में कैसे समाप्त होगा? और कुछ भी होगा कि बस सीधे? नहीं, राज्यों में आपातकाल खत्म करना है तो इसके लिए डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट होगा विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यानी कि इसके लिए संसद से किसी भी प्रकार की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा राज्यों में आपातकाल समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब लिखिए परिणाम प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम प्रभाव या कॉन्सिक्वेंसेस जो भी लिखना चाहे, हेडिंग। पॉइंट नंबर 1, प्रेसिडेंट के बारे में लिखेगा। पॉइंट नंबर में हेडिंग डाल लीजिए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर आ जाएंगी? पॉइंट नंबर 1, he can take up the functions of state government, he can take up the functions of state government
and powers vested in the governor or any other executive authority of state. नंबर 1, राष्ट्रपति राज्य सरकार के समस्त कार्य और राज्यपाल की शक्तियां तथा राज्य के किसी भी कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां स्वयं में निहित कर सकते हैं. Point number 2, he can declare that the powers of state legislature are to be exercised by the parliament. वे राज्य विधायिका की शक्तियों को संसद में निहित करने की घोषणा कर सकते हैं. Next, he can dismiss State Council of Ministers headed by Chief Minister. वे मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद को भंग कर सकते हैं. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और सस्पेंड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अथवा निलंबित. ठीक है. देखिए, जब आपातकाल लगता है, जब इमरजेंसी लगती है, तो होता क्या है. जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसको सबको सस्पेंड कर दिया है. ठीक. अब नॉर्मली ये होता है कि गवर्नर, चूंकि प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास शक्तियां आ जाती हैं और वो उन शक्तियों का निर्वहन चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से करते हैं. ठीक है. तो अगर हम सच में कहें, फैक्चुअली जानना चाहें, तो रियल पावर किस में वेस्टेड हो जाती है? चीफ एग्जीक्यूटिव में, चीफ सेक्रेटरी. ठीक है. गवर्नर उसी से सलाह लेकर के सारे काम करते हैं. लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो किसी अन्य की नियुक्ति भी इस उद्देश्य से कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन सामान्यतः यही होता है. बात क्लियर हो गई. अब राष्ट्रपति शासन लग गया है, सारी पावर चली गई कहां? प्रेसिडेंट के पास. ठीक है. विधायी क्या मामला फंसा, वो तो आप समझ ही रहे हैं. अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब राज्य में आपातकाल खत्म होगा, इमरजेंसी खत्म होगी, तो संसद ने जो राज्य के लिए कानून बनाए वो कब तक लागू होंगे? उसका भी कोई ड्यूरेशन होगा कि नहीं होगा? इसी क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ूंगा आज आपको. इसका जवाब आप मुझे कल दीजिएगा. चलिए, एक कोटेशन नोट करिए. डॉक्टर अंबेडकर. I hope that Article 356 to be a dead letter. And would be used only as a measure of last resort. As a dead letter, and would be used only as a measure of last resort. डॉक्टर अंबेडकर को आशा थी कि 356 को
सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाएगा। ब्रैकेट में आप हिंदी वाले ब्रैकेट में लिखिएगा डेड लेटर, क्योंकि ये टर्म यूज होगा। एवं यह केवल अंतिम विकल्प होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में, उनको भी नोट कर लीजिए। पहली चीज 38 अमेंडमेंट ने कहा था कि प्रेसिडेंट रूल का रिव्यू नहीं हो सकता। नो जुडिशियल रिव्यू फॉर प्रेसिडेंट रूल। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद 44th अमेंडमेंट ने कहा कि सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से बाहर होगी। ठीक है, अब इसी में हेडिंग डालिएगा SR बम्बई केस। SR बम्बई केस, SR बम्बई मुकदमा वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी राष्ट्रपति शासन की बात आएगी तो ये केस जरूर आएगा। आज भी आप लगाएंगे तो भी यही केस का नाम लिया जाएगा। तो SR बम्बई केस। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसका निर्णय क्या था? प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। दूसरा पॉइंट, सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज टू बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट फैक्टर्स या रेलेवेंट मटेरियल लिखिए। राष्ट्रपति की संतुष्टि उचित संदर्भित कारकों पर होनी चाहिए। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रूव इट। और यह केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि इसे साबित करे। ठीक है, और एक बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इस केस में कही थी। पहले क्या होता था कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती थी, विधानसभा भंग कर दी जाती थी। ठीक, इस केस में कहा गया कि जब तक दोनों हाउस अप्रूव नहीं कर देंगे तब तक राज्य की विधानसभा भंग नहीं होगी। ठीक है, तो आप केवल उसको सस्पेंड कर सकते हैं जब तक दोनों हाउस से अप्रूवल ना हुआ हो। पहली चीज। दूसरी चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए मामला जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट गया, ठीक है, और कोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना या गलत माना, तो कोर्ट दोबारा संसद को यानी विधानसभा को दोबारा इंस्टीट्यूट कर सकती है, दोबारा लागू, दोबारा स्थापित कर सकती है, भले ही उसे भंग कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो बम्बई केस बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लेकर। सभी लोगों को क्लियर हो गया? अब इसके बाद 360 बचा है, जो कि बहुत छोटा सा है। कल क्लास शुरू करते में 5 मिनट में हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।